हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में अभी तक हम लोगों ने लीफो, फीफो, हीफो, बेस स्टॉक मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, बेस स्टॉक मेथड, कई सारा मेथड हम लोगों ने देख लिया है। यानी सारा मेथड हम लोगों ने कवर कर लिया है। स्टोर लेजर बनाना हम लोगों ने सीख लिया है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यानी जो हमारे स्टोर में यानी गोडाउन में जो हम लोग सारे स्टॉक को जो हम लोग रखे रहते हैं, जो रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है या फिर वर्क इन प्रोग्रेस वाला माल है, धीरे धीरे हम लोग इसको फैक्ट्री के लिए इशू करते हैं, मार्केट में बेचने के लिए हम लोग इशू करते हैं। तो रखे रखे कुछ चीज़ें सड़ जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, सूख जाता है, कुछ इवापोरेशन होकर उड़ जाता है, तो इससे हम लोग को काफ़ी नुकसान हो जाता है। कुछ लॉसेज ऐसे हैं जो नॉर्मल लॉसेज हैं, कुछ ऐसे लॉसेज हैं जिसको हम लोग एब नॉर्मल लॉसेज बोल सकते हैं। कई सारा बुक मैंने, जैसे कि कॉस्ट के बहुत सारे बुक मैंने यहाँ सोर्सेज के फॉर्म में मैंने यूज़ किया, तो मैंने पाया कि इन सारे लॉसेस को अगर हम लोगों ने देखा जाए, देखिए इन सारे बुक को मैंने जब पढ़ा देखा तो मैंने देखा कि करीब 5 तरह के ऐसे लॉसेज हैं जो हम लोग को जनरली किसी भी बिजनेस में, किसी भी वेयर हाउस में, स्टोर लेजर में देखने को मिल सकता है। इन लॉसेज को हम लोग कैसे पहचानेंगे, इनका ट्रीटमेंट क्या है, काउजेज यानी कारण क्या है, क्यों ये लॉसेज होते हैं, इन सब पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। ये लॉसेज करीब 5 तरह की होती हैं, मेजर जो रीजंस हैं। पहला तो है वेस्ट या वेस्टेज। वेस्टेज यानी बर्बादी, चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। स्क्रैप यानी रद्दी के भाव में हम लोग को बेचना पड़ता है, जो स्क्रैप बच जाता है। डिफेक्टिव्स यानी जो चीज़ें डिफेक्टिव तैयार हो गई हैं। स्पॉइलेज का मतलब नुकसान हो गया, हमारा बिल्कुल सामान बिगड़ गया, ख़राब हो गया, फेंक नहीं पड़ेगा इसको। और पांचवा होता है ऑब्सोलेशंस, जो चीज़ें ऐसी हैं कि आज हम लोग, ये जो है आपका पांचवा ऑब्सोलेशंस, ये प्रोसेस के बाद यानी सामान तैयार हो गया है, एज अ फिनिश गुड्स हमारे पास तैयार है, और अब हम लोग को पता चल रहा है कि ये चीज़ें अब मार्केट में लोग पसंद नहीं करते हैं, ये आउट ऑफ फैशन हो चुका है, अब प्रचलन में नहीं है, इररिलेवेंट हो चुका है, लोगों का टेस्ट बदल चुका है। तो इस तरह से ये भी चीज़ें हमारा ख़राब हो जाती है और बिजनेस के लिए लॉस है। तो मोटा मोटी अगर देखें तो 2 तरह के लॉसेज है। एक है आपका एबनॉर्मल लॉस, दूसरा है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस होने के रीजंस यही हैं और इनका फिर ट्रीटमेंट क्या करेंगे, और आइए अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके अगर देखें तो सबसे पहला नंबर आता है वेस्टेज। वेस्टेज क्या है, आइए। वेस्टेज का मतलब, वेस्टेज है क्या? वेस्टेज को ऐसे, वेस्टेज डिफाइंड एज अ डिस्कार्डेड, ये डिस्कार्डेड सब्सटेंसेज है। डिस्कार्डेड का मतलब जो सामान खराब हो गया है, बर्बाद हो गया है, जिसको हम लोग हटा देना चाहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सब्सटेंसेज यानी पदार्थ यानी सामान। इसको विच मे और मे नॉट हैव एनी वैल्यूज, यानी डिस्कार्डेड जो प्रोडक्ट है इसका कुछ वैल्यू हम लोग को मिल सकता है। यानी वेस्टेज ऐसे हैं जिनका कुछ वैल्यू मिल भी सकता है, बेच भी सकते हैं। कुछ स्क्रैप ऐसे हैं जो बिल्कुल फेंक ही देना पड़ता है, जिससे कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल वैल्यूलेस है। सच वेस्ट में अराइज ड्यू टू द इनहेरेंट नेचर, कुछ ऐसे वेस्टेज है जो इनहेरेंट नेचर के हैं, यानी उनका अपना ऐसा नेचर है, अपना वांशिक नेचर ऐसा है कि ये लॉस तो होना ही होना है। जैसे गन्ना हम अभी 2 ट्रक गन्ना आ गया है, अभी रखा रखा गन्ना सूख रहा है, अभी क्या है कि तुरंत इसको हम लोग क्रशिंग में भेज नहीं सकते हैं, अभी तुरंत इसका रस नहीं निकलवा सकते हैं, पेराई नहीं करवा सकते हैं कुछ कारण से। तो ये क्या है, रखे रखे सूखते जाएंगे, कम रस निकलेगा, कम प्रोडक्शन होगा, लॉस है बिजनेस के लिए, नॉर्मल लॉस बोलते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन से चीज़ें बिगड़ जाती हैं, इवापोरेशन, कुछ उड़ जाता है, जैसे गन्ना ही सूखने लगता है। कुछ है कॉन्टेमिनेशन, जो अपने आप उनका नेचर है, जिसके कारण वो कुछ अनरिकवरेबल रेसिड्यू हैं। श्रिंकेज, सिकुड़ जाती हैं चीज़ें। ड्राइंग, कुछ चीज़ें सूख जाती हैं। सब्लिमेशन ऑफ गुड्स, कुछ चीज़ें ऐसी रखे रखे खराब होने लगती हैं। तो इस तरह से कई तरह से जो है वेस्टेज हम लोग को देखने को मिल सकता है। वेस्ट कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, गैस, कुछ धुएं के फॉर्म में, कुछ गैस के फॉर्म में, कुछ स्लैग एंड डस्ट के फॉर्म में। वो जैसे कि लकड़ी का अगर बड़ा टिम्बर है, लकड़ी कटता है तो उससे जो चूरा, जो पाउडर गिरता है, वो तो वेस्ट ही हो जाता है, तो स्लैग या डस्ट बोल सकते हैं। अराइजेज इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वेस्ट में बी विजिबल और इनविजिबल। वेस्ट कभी कभी हम लोग को विजिबल होता है, दिखता है, कभी कभी वेस्ट जो है इनविजिबल, नहीं दिखता है। अगर इवापोरेट होकर, वाष्पित होकर उड़ गया अगर, तो नहीं दिखेगा। सूख गया अगर गन्ना रखा तो हम लोगों को नहीं दिखेगा। उसी तरह से कुछ विजिबल भी होते हैं, जैसे पेपर्स हैं, हमारा प्रिंटिंग प्रेस अगर है तो गोडाउन में रखा हुआ जो पेपर्स है
मालूम चला कि वो रेनी सीजन है, मॉइस्चर के कारण कुछ पेपर बिगड़ गया, बिगड़ा हुआ पेपर आपको दिखेगा, वेस्टेज तो है, ये वैल्यूएबल है, इसको बेच करके हम लोग कुछ वैल्यू हम लोग मिल सकता है, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ इनविजिबल भी होते हैं। वेस्टेज लेकिन दो तरह के होते हैं टाइप्स ऑफ वेस्टेज में। एक तो नॉर्मल वेस्टेज है, जैसे कि इट इज इन द लॉस विच इज अनअवॉइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ इनहेरेंट नेचर ऑफ मटेरियल। वही फिर से बात है, इनहेरेंट नेचर के हैं और ये लॉस होने ही वाले हैं। ये इट ऑकर्ड इन कनेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स की ओर, यानी रॉ मटेरियल है और एक दूसरे तरफ फिनिश्ड गुड्स है, इनके बीच में जो प्रोसेस में जितने भी गुड्स बिगड़ते हैं, खराब होते हैं, उसी को हम लोग वेस्टेज बोलते हैं, तभी ये अराइज होते हैं। इसके एग्जांपल है श्रिंकेज, लोडिंग, अपलोडिंग में चीज़ें बिगड़ती हैं। इसके कारण जो है हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है या कॉस्ट ऑफ जो मटेरियल है वो बढ़ जाता है, इन्फ्लेट कर जाता है, भाव बढ़ जाएगा हमारा इस लॉस के कारण। इसके एग्जांपल जैसे हम लोग अगर एक देखें तो जैसे सपोज कि टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट, अगर 2000 इनपुट, अगर हमारे पास 2000 यूनिट्स अगर हमारे पास इनपुट है जिसका कॉस्ट आता है 13,300 रुपया। नॉर्मल वेस्टेज मान लिया किसी कारण से 5% जो है ये हमारा नॉर्मल वेस्टेज हो गया, 2000 का 5% 100 यूनिट हमारा वेस्टेज हो गया। अब हमारे पास 1900 यानी 1900 यूनिट ही बचे हैं। नॉर्मल वेस्टेज कहता है, लॉस कहता है कि आपका जो कॉस्ट है उतना ही रहेगा, 13,300 ही रहेगा। पहले अगर हम लोग देखें, देखिए पहले क्या है कि 13,300 रुपये में हम लोग को 2000 यूनिट है ना जी, हम लोग को पहले 2000 यूनिट जिसका कॉस्ट आता था 6 रुपया 65 पैसा। लेकिन अब अगर हम लोग देखें तो एक यूनिट का कॉस्ट जो है अगर 1900 यूनिट हो गया है तो उससे हम लोग भागा लगा देंगे, डिवाइड करेंगे तो 7 रुपया एक यूनिट का कॉस्ट पड़ता है। यही नॉर्मल लॉस के कारण, नॉर्मल वेस्टेज के कारण हमारा कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज कर जाता है, भाव बढ़ जाता है, इन्फ्लेट कर जाता है। चलो जी, अब बात करते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज और फिर उसका ट्रीटमेंट भी देखेंगे। एबनॉर्मल वेस्टेज, एनी लॉसेज कॉज्ड बाय अनएक्सपेक्टेड और एबनॉर्मल कंडीशन सच एज द स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कुछ ऐसे लॉसेज जो अनएक्सपेक्टेड हैं, जो हम लोगों ने पहले सोचा नहीं था, ऐसे अनएक्सपेक्टेड लॉसेज को हम लोग एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। जैसे कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स, कुछ ऐसे मटेरियल बन गए हैं जिसका स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्ड के अनुकूल नहीं बना है, लेस स्टैंडर्ड के बने हैं, केयरलेसनेस के कारण होता है, एक्सीडेंट के कारण होता है, ऐसे लॉस हो ही जाते हैं। इट शुड बी रिगार्डेड एज एबनॉर्मल लॉस, इसी को हम लोग एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। अनएंटिसिपेटेड लॉस भी इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये हम लोग पहले से मान करके नहीं चलते हैं, सोचे समझे नहीं रहते हैं, लेकिन ऐसा लॉस तो हो ही जाता है। इट कैन बी प्रिवेंटेड, इसको बचाया जा सकता है, आप प्रिवेंट कर सकते हैं। आप अगर सावधानी से अगर काम करें, अपना कॉस्ट लेवल बढ़ा दें, तो फिर ऐसे लॉसेस से हम लोग बच सकते हैं, कम कर सकते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज ए इशू ऑफ गुड्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉर्मल लॉसेस से हम लोग अपने कॉस्ट पर यूनिट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर क्या है, हम लोगों को जो एबनॉर्मल लॉस है इसको हम लोग कंसिडर करना है इशू ऑफ गुड्स, है ना, हम लोग को इशू कंसिडर करना है। जो भी एबनॉर्मल वेस्टेज या लॉस होंगे उसको हम लोग इशू लॉस कर देंगे, इशू कंसिडर करेंगे कि इशू कर दिया हम लोगों ने इतना। दूसरा, वेस्टेज के बाद दूसरा जो लॉस का रीज़न है जिसको हम लोग बोलेंगे स्क्रैप। स्क्रैप क्या है? स्क्रैप इज द रेसिड्यू ऑफ सर्टेन मटेरियल्स लेफ्ट from certain types of manufacture having small recovery value without further processing। स्क्रैप कहता है कि ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स जो कि बिगड़ गए हैं, प्रोसेस होने के बावजूद भी इनको अब सुधारा नहीं जा सकता है, इसको हम लोग स्क्रैप बोलते हैं। कम भाव में एज ए स्क्रैप वैल्यू में इसको बेच करके हम लोग को हटाना पड़ता है, कुछ वैल्यू तो मिल ही जाता है इनका, तो स्क्रैप का रिकवरी हम लोग कर सकते हैं। स्मॉल पीसेज ऑफ क्लॉथेज, जैसे कि कपड़े का जो पीस है वो बिल्कुल स्मॉल हो गया है, इसका मतलब है कि स्मॉल छोटे पीस कपड़े के बचे हैं जिससे अब दूसरा हम लोग कपड़ा तैयार नहीं कर सकते हैं, ये स्मॉल
पीस पड़ गया, जिसके कारण अब हमारा ये कोई शर्ट या पैंट्स या जो भी हम लोग कॉस्ट्यूम तैयार करने वाले हैं वो नहीं तैयार हो सकता है अब एक और यूनिट, और ये जो है ये आपका बिल्कुल वेस्ट चला जाएगा। तो ऐसे केसेस में ये स्क्रैप हो सकता है। चिपिंग ऑफ वुड, जब हम लोग लकड़ी काटते हैं तो उसमें चिपिंग ऑफ वुड, जो उसमें चिपिंग मतलब छिलना, रंदा करते हैं, तो उससे जो गिरता है लकड़ी का वेस्टेज वो सब स्क्रैप है। कट ऑफ द सीड्स, और छोटे छोटे लकड़ी के सीड्स या कपड़े के ही सीड्स ये जो कट जाते हैं, या ग्लासेस की अगर फैक्ट्री है तो उसमें ये सब हमारे वेस्ट हो जाते हैं। अराइज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जनरली स्क्रैप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अराइज होता है, हमेशा ये फिजिकली अवेलेबल होता है, स्मॉल रिकवरी वैल्यूज का होता है। ट्रीटमेंट इसका क्या करेंगे, आइए। ट्रीटमेंट कहता है कि द सेल ऑफ वैल्यू ऑफ स्क्रैप मे बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। जो हम लोग मटेरियल कंज्यूम करते हैं उस मटेरियल के वैल्यू से हम लोग इस स्क्रैप को बेचकर जो वैल्यू आया है उसको हम लोग को डिडक्ट कर देना चाहिए, डिडक्ट हम लोग कर देंगे। तो ये था हमारा मटेरियल लॉसेस में आपका। अच्छा, बाद में एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे देखते हैं। आइए, इसके बाद दो हम लोगों ने देख लिया है अभी तक, एक तो वेस्टेज, दूसरा हो गया हमारा स्क्रैप। तीसरा आइए देखते हैं, तीसरा आपका कहता है डिफेक्टिव्स। डिफेक्टिव्स क्या है, आइए। डिफेक्टिव्स का मतलब सामान, नुकसान, खराब, बेकार जो भी हो। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स या डिफेक्टिव्स क्या है? डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स डू नॉट meet with quality standards and are reworked for rectification of defects by application of materials, labor, processing and salvage to the point of either a standard product or the substandard product to be sold as a seconds। कहता है डिफेक्टिव्स उसको बोलते हैं कि प्रोसेसिंग में, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे स्टैंडर्ड के अनुकूल नहीं है। चीज़ें तो तैयार हुई हैं लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं है, जैसा होना था वैसा नहीं हुआ, कलर वैसा नहीं है, स्मेल वैसा नहीं है, उसमें वो टेस्ट नहीं है वगैरह वगैरह, उसका खूबसूरती, लुक, शेप, साइज़ वैसा अगर नहीं है, इसको हम लोग डिफेक्टिव्स बोलते हैं या डिफेक्टिव गुड्स बोलते हैं। इस डिफेक्टिव्स में आप कुछ अलग से रेक्टिफाई इसको किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, कुछ अलग से मटेरियल मिला करके, कुछ कलर ऐड करके, कुछ लेबर लगा करके, कुछ और प्रोसेसिंग करके, सैल्वेज पॉइंट ऑफ व्यू, इसको हम लोग उसका स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं या सब स्टैंडर्ड के आसपास ला सकते हैं, इसको डिफेक्टिव्स बोलते हैं। फिर उसके बाद इसको सेल किया जा सकता है। दिस में इंक्लूड रीवर्क और रिजेक्ट। डिफेक्टिव्स में अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। ये डिफेक्टिव होने के रीजंस क्या होते हैं? कभी कभी तो इनको रिवर्क किया जाता है, कभी इनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाता है। अराइज होने के कुछ कारण हैं, आइए। इसमें है पुअर वर्कमैनशिप। एक तो अच्छे तरीके से काम नहीं किया वर्कर्स ने, पुअर वर्कमैनशिप के कारण ये आपका डिफेक्टिव तैयार हो जाता है। पुअर मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स, मशीन का मेंटेनेंस आप टाइम पर करते नहीं हैं, और मेंटेनेंस ठीक नहीं होने के कारण भी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफेक्टिव्स ज़्यादा गिरेंगे, ज़्यादा डिफेक्टिव देखने को मिलेगा। रॉन्ग टूल सेटिंग, अगर आपने टूल्स का, अपने मशीनों का सेटिंग ठीक ठाक नहीं किया है तो डिफेक्ट्स हो सकता है। फॉल्टी डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, डिज़ाइन जो है आपने गलत चूज़ कर लिया है। बैड सुपरविज़न, अगर आपका सुपरविज़न ठीक नहीं है। केयरलेस इंस्पेक्शन, अगर आपका इंस्पेक्शन ठीक नहीं हो रहा है। पुअर वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन बड़ा बुरा है, ख़राब है। लैक ऑफ कंट्रोल सच एज ह्यूमिडिटी, यानी कंट्रोल ठीक ठाक नहीं हो रहा है, ह्यूमिडिटी के कारण, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है या और भी कुछ रीज़न है, इसके कारण आपका डिफेक्टिव ज़्यादा होगा, डिफेक्टिव गिरेंगे। चौथे रीज़न में आता है स्पॉइलेज। आइए, स्पॉइलेज क्या है? स्पॉइलेज कहता है कि स्पॉइलेज रेफर्स टू प्रोडक्शन विच इज़ not the technically approved and cannot be rectified, or it does not meet with the quality standards in such a way that it cannot be rectified economically and is sold for disposal value। Spoilage कहता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही कुछ चीज़ें ऐसी तैयार हो गई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी बन गई हैं जो जिसको अब रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता है।
स्पॉइलेज वाले में तो रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन पहले जो डिफेक्टिव्स हम लोगों ने देखा था उसमें कुछ आप सैल्वेज ऐड करके अपना थोड़ा एफर्ट बढ़ा करके लेबर डालकर कुछ एडिशनल मटेरियल डाल करके आप उसको ठीक कर सकते थे, स्टैंडर्ड के आसपास ला सकते थे, बेच सकते थे। यहाँ कहता है स्पॉइलेज मतलब बिल्कुल बर्बाद हो गया, बिल्कुल नुकसान खराब हो गया है एकदम, इसको अब बेचना ही पड़ेगा। कुछ भी करके इसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता है, ना तो अब मटेरियल ऐड करके, ना कुछ कलर वगैरह ऐड करके, ना ही और भी कुछ लेबर बढ़ा करके। तो इनको हम लोग बोलते हैं स्पॉइलेज, नुकसान, खराब हो गया है, बिगड़ गया है। इनका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है? इलाज तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी इफ नॉर्मल स्पॉइलेज आफ्टर कंसिडरिंग वैल्यू ऑफ स्क्रैप, अगर नॉर्मल है, नॉर्मल किसको बोलते हैं? आफ्टर कंसिडरिंग वैल्यू एज अ स्क्रैप, स्क्रैप के बाद जो वैल्यू गिरता है उसको बोलते हैं नॉर्मल। और एबनॉर्मल स्पॉइलेज क्या है? बोलता है कि कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो नॉर्मल है उसको तो स्क्रैप जैसा हम लोग ट्रीट करते हैं, और जो एबनॉर्मल वेस्टेज है उसको हम लोग कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको हम लोग को ट्रांसफर कर देना चाहिए, कहता है। आइए आगे, पांचवा जो हमारा लॉस ऑफ मटेरियल का रीजन है ये है ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है कि चीज़ें जो अब प्रचलन में नहीं है, जो अप्रचलित है, इररिलेवेंट है, अब वो चलता नहीं है साहब, अब वो हैबिट में, टेस्ट में, फैशन में नहीं रहा। आइए, ये कहता है obsolete material या obsolescence of material, it refers to those materials which are no longer required for production either due to the change in design, design बदल चुका है, of the finished products for which they have been used, or due to the fall in the demand, demand अब उसका है ही नहीं मार्केट में, for the finished product arising from the change of fashion, डिज़ाइन, टेस्ट, हैबिट, नेचर, लोगों का चेंज हो गया अगर, तो इसके कारण हमारी चीज़ें रखी की रखी रह जाएंगी, धरी की धरी रह जाएंगी, बिकेगा नहीं मार्केट में, लॉस है ना साहब बिजनेस के लिए। तो ये भी एक तरह का लॉस है, ऑब्सोलिसेंस। कारण क्या क्या है? कारण में बहुत कुछ है। द फेलियर ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कंट्रोल अगर नहीं है उनके डिज़ाइन पर। एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, अब जो है चीज़ों को स्टैंडर्ड नहीं किया जा रहा, स्टैंडर्डाइजेशन के अभाव में भी ये ऑब्सोलिसेंस में जा सकती हैं चीज़ें। नॉन मेंटेनेंस ऑफ द सेपरेट रजिस्टर ऑफ ऑब्सोलिट मटेरियल्स, अगर ऑब्सोलिट यानी खराब मटेरियल्स का अगर आप रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कितनी चीज़ें खराब हो रही है, बिगड़ रही हैं, तो चीज़ें बिगड़ती ही चली जाएंगी, आप ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। केयरलेस, नेक्स्ट है आपका केयरलेसनेस ऑफ द पार्ट ऑफ द परचेजिंग मैनेजर इन परचेजिंग मटेरियल्स विच आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, ऐसी चीज़ें जिसकी अब आवश्यकता नहीं है, जिसकी ज़रूरत अब नहीं है, रखे रहे हैं अगर अपने पास, चीज़ें खराब होंगी, बिगड़ेंगी, तो ये भी हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। नो फेलियर, द फेलियर ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टॉक कीपर, स्टॉक कीपर के असफल होने के कारण भी, फेलियर होने के कारण भी जो है, टू कीप परचेजिंग डिपार्टमेंट इन्फॉर्म द रेगुलर अबाउट द स्लो मूविंग आइटम्स ऑफ द मटेरियल, यानी जो हमारे स्टॉक कीपर हैं या स्टोर कीपर हैं, उनका अगर स्लो मूवमेंट अगर देखने को मिल रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारा जो मूवमेंट है चीज़ों का वो स्लो है, और सामान अगर ज़्यादा मंगवा ले रहे हैं और बाद में फैशन या टेस्ट लोगों का चेंज हो जाए तो हमारा सामान बिकेगा नहीं, रखे रखे हमारे पास लॉस हो जाएगा। ऑब्सोलिसेंस का रीज़न है कि आगे देखें तो द फेलियर ऑफ द परचेजिंग डिपार्टमेंट टू कैंसल द आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स, जो बचे हुए ऑर्डर्स हैं उनको कैंसिल करने में भी वो सक्षम रहे हैं अगर स्टोर कीपर हमारे डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट, फॉर मटेरियल्स विच आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए अब जो मटेरियल की ज़रूरत नहीं है उसको अगर वो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर को अगर वो ना नहीं कर पा रहे हैं, उनको इनकार नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी बिजनेस के लिए हमारा एक लॉस का रीज़न बन जाता है। अब कंट्रोल, अब हम लोग बात करते हैं, ऑब्सोलिसेंस तो खैर अब हो ही गया है, अगर अब उसको, उस लॉस को कंट्रोल कैसे किया जाए। चलो जी, अब आपको विजिबल हो रहा होगा। आइए, द प्रोडक्शन ऑन कंट्रोल डिपार्टमेंट शुड हैव नॉलेज अबाउट द, बोलता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नॉलेज होना चाहिए चेंज इन डिजाइन एंड फैशन ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, जो चीज़ें हम तैयार कर रहे हैं उस चीज़ों का फैशन, टेस्ट, हैबिट, लोगों का नेचर चेंज हो रहा है, इस पर ध्यान फोकस हो परचेजिंग डिपार्टमेंट का, स्टोर कीपर का।
The storekeeper should send regular report to of slow moving materials to the purchasing department. Purchasing department को जो है स्टोर कीपर टाइम टाइम पर जो है उनको इन्फॉर्म करते रहे, नॉलेज इन्फॉर्मेशन देते रहे कि इनका मूवमेंट कम है, अभी सामान पड़ा हुआ है, अभी परचेज करने की जरूरत नहीं है, इतना स्टॉक है. द सेपरेट रजिस्टर शुड बी मेंटेन फॉर ऑब्सोलीट मटेरियल्स. खराब चीज़ों के लिए उनके लिए अलग से एक रजिस्टर मेंटेन करने की ज़रूरत है और इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने की ज़रूरत है ऐसे मटेरियल के इन्फॉर्मेशन से. Whenever possible, the obsolete material should be used within the factory for some other work order. Other work order कहता है कि टाइम रहते जो है इन खराब होने वाले चीज़ों का या अगर बिगड़ने वाली हैं तो इनका उपयोग हो जाना चाहिए, इसको यूज़ कर लेना चाहिए वर्क ऑर्डर के फैक्ट्री में. If the obsolete materials cannot be used within the factory for the same other work order, they should be scrapped and sold. अगर वर्क ऑर्डर में यानी जिस ऑर्डर से जिस इंटरवल में चीज़ें स्टोर से यानी रॉ मटेरियल जो है स्टोर से इशू होकर जा रहा है फैक्ट्री को और चीज़ें बन रही हैं, अगर इस ऑर्डर में कहीं कुछ गड़बड़ी है और इस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो चीज़ें लॉस हो रही होंगी, तो ऐसे चीज़ों को स्क्रैप में भेज करके इसको बेच दिया जाए और पैसा वसूल कर लिया जाए, नहीं तो ये ऑब्सोलीट हो जाएंगे, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा एक दिन. आगे आइए, ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्सोलीट मटेरियल्स. लेकिन अगर ऑब्सोलीट अगर अब हो ही चुका है, इसका क्या है ट्रीटमेंट, क्या है इलाज? द लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम द स्क्रैपिंग ऑफ ऑब्सोलीट मटेरियल्स शुड बी ट्रीटेड एज एबनॉर्मल लॉसेज. इनका ट्रीटमेंट एबनॉर्मल लॉस जैसा करना चाहिए, यानी इशू जैसा ट्रीटमेंट. दो ही तरह का लॉस है, इस 5 तरह का जो हम लोगों ने लॉस देखा है इसका ट्रीटमेंट दो ही है, या तो इनको नॉर्मल ट्रीट कीजिए या तो एबनॉर्मल. इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको मन उसको हम लोग नॉर्मल या नॉर्मल कर दें, ऐसा नहीं है. मेरा कहने का मतलब है कि जो चीज़ें नॉर्मल वेस्टेज में जाती हैं उसको नॉर्मल जैसा ट्रीटमेंट और जिसका नेचर एबनॉर्मल जैसा उसको एबनॉर्मल जैसा ट्रीट करेंगे. एबनॉर्मल वाला ट्रीटमेंट बिल्कुल साफ है, उसको हम लोग इशू ट्रीट कंसीडर करते हैं और नॉर्मल वालों को जो है हम लोग आगे देखेंगे, एग्जाम्पल भी बनाएंगे. नॉर्मल वाले के लिए हम लोग उसको लेस कर देते हैं. आगे देखिए, एंड द एबनॉर्मल लॉसेज दे शुड बी डेबिटेड टू द कॉस्टिंग पीएल अकाउंट. और इसको जो एबनॉर्मल लॉसेज इसको हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं. चलो जी, अब एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोग को नॉर्मल और एबनॉर्मल वेस्टेज मिलेगा. ये 5 तरह का जो लॉसेज हम लोगों ने देखा, इसका आउटपुट, इसका एग्जाम्पल यही है कि जो नॉर्मल लॉसेज हो या एबनॉर्मल लॉसेज हो उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, स्टोर लेजर पर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आइए, चलो जी, तो ये रहा आपका क्वेश्चन. प्रिपेयर अ स्टोर लेजर अकाउंट एंड कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग द फीफो मेथड. फीफो मेथड यूज करना है, इसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल वेस्टेज दोनों है. नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉसेज का, वेस्टेज का मतलब है लॉस. 5 हम लोगों ने लॉस देख लिया 5 तरह से. अब उस 5 में से कोई भी अगर 2 तरह का लॉसेज हो तो या तो नॉर्मल होगा या तो एबनॉर्मल. तो एबनॉर्मल हो या नॉर्मल लॉस, उसका ट्रीटमेंट हम लोग स्टोर लेजर में कैसे करेंगे देखिए. चलो जी, तो ये हमारा स्टोर लेजर तैयार है. क्वेश्चन देखना है, फटाफट से बनाना है. आइए, तो ये 2023 दिसंबर 1 ओपनिंग स्टॉक है हमारा 200 यूनिट और फीफो हम लोग यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो माल हम लोग का पहले परचेज होकर आया है उसको हम लोग पहले इशू करेंगे. आइए, 2023 दिसंबर 1 को हमारा ये ओपनिंग स्टॉक है 200 यूनिट, 2 रुपये वाला. तो 200 यूनिट तो भाई हमारा ओपनिंग बैलेंस है 2 रुपये वाला, तो ये 400 रुपये का माल पहले से हमारे पास है. इसके बाद अब 4 को हम लोगों ने 300 यूनिट परचेज किया है 3 रुपये वाला. दिसंबर 4 को हम लोगों ने 300 यूनिट परचेज किया है 3 रुपये वाला. ये हो गया 900 रुपये का माल. स्टॉक में अब हमारे पास 200 यूनिट है 2 रुपये वाला और 300 यूनिट है 3 रुपये वाला. 2 तरह का माल हमारे पास है. अब चलो जी, 4 के बाद
अब 9 को 260 यूनिट इशू किया गया है। दिसंबर 9 को 260 यूनिट हम लोग इशू करेंगे, ऊपर से करेंगे 2 रुपये वाला, 60 यूनिट 3 रुपये वाला, ये 400 और ये 180, 300 में से 60 गया, 240 यूनिट बचा रहेगा 3 रुपये वाला, 720 रुपये का। आइए 9 के बाद 17 को 17 को हम लोगों ने परचेज किया है 500 यूनिट 4 रुपये वाला। 17 को हम लोगों ने 500 यूनिट 4 रुपये वाला परचेज किया है, 2000 का हो जाएगा ये। अब 240 यूनिट 3 रुपये वाला, 500 यूनिट 4 रुपये वाला, 2 लॉट का माल अब हमारे पास अवेलेबल है। 17 के बाद 22 को हम लोगों ने परचेज किया है 250 यूनिट 5 वाला। 22 को 500 यूनिट हम लोगों ने बाई किया है 5 वाला, ये हो जाएगा 1250। अब 3 लॉट का माल है 240 यूनिट 3 वाला, और 250 यूनिट 5 वाला, ये नया माल। 3 अलग अलग लॉट का माल अब हमारे पास है। आगे आइए 22 के बाद 25 को, अब ये ध्यान देने की बात है, यहाँ ध्यान दीजिए। 25 को हमारा 10 यूनिट जो है वो नॉर्मल वेस्टेज हो गया है। 25 को 10 यूनिट का नॉर्मल वेस्टेज, तो 10 यूनिट नॉर्मल वेस्टेज ऊपर से होगा, तो ये 3 रुपये वाला माल 30 रुपये का माल का नॉर्मल वेस्टेज। अब 240 में से 10 चला गया, बचेगा 230 यूनिट, इसका कॉस्ट 720 रुपया ही रहेगा। लेकिन नॉर्मल वेस्टेज में क्या होता है ना कि इसका जो कॉस्ट है पर यूनिट वो इंक्रीज कर जाता है, इन्फ्लेट कर जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेटेड कॉस्ट। अब ध्यान से देखिए, अब 720 रुपये में 230 यूनिट ही होगा, डिवाइड करेंगे, ये 3 रुपया 13 पैसा पर यूनिट हो जाएगा। जो पहले 3 रुपये यूनिट वाला था, अब ये 3 रुपया 13 पैसे वाला पर यूनिट हो जाएगा। बाकी दोनों वैसे ही रहेंगे। 500 यूनिट 4 रुपये वाला तो 2000, 250 यूनिट 5 रुपये वाला तो 1250। 3 लॉट का माल अभी हमारे पास अवेलेबल है। 27 को हम लोगों ने 700 यूनिट इशू कर दिया है। 27 को 700 यूनिट इशू करेंगे, 230 यूनिट ये इशू कर देंगे, 3 रुपया 13 पैसे वाला, ये हो गया आपका 5 2 7, 230 यूनिट ये हम लोगों ने इशू कर दिया। और कितना इशू करना पड़ेगा जी, ये हो गया 300, 470 यूनिट हम लोग इशू कर देंगे, ये 4 रुपये वाला माल। 470 इंटू 4 रुपया, 470 इंटू 4, ये हो जाएगा 1880 रुपये का माल ये इशू हो गया। अब बचा क्या है बैलेंस में, 500 में से 470, ये 230 यूनिट 3 रुपये 13 पैसा वाला पूरा चला गया, 500 में से 470 गया, बचा ये 30 यूनिट 4 रुपये वाला, 250 यूनिट बचेगा 5 रुपये वाला, ये 120 रुपये का माल, ये बचेगा आपका 1250 रुपये का। 2 लॉट का माल अब हमारे पास बचा रह गया है। आइए इसके बाद आइए 27 के बाद अब 28 को एबनॉर्मल वेस्टेज है। देखो जी एबनॉर्मल वेस्टेज, फिर यहाँ आपको यहाँ आपको फिर से ध्यान देने की ज़रूरत है। एबनॉर्मल वेस्टेज है 80 यूनिट का एबनॉर्मल वेस्टेज है। 28 को 80 यूनिट का एबनॉर्मल वेस्टेज है। एबनॉर्मल वेस्टेज को हम लोग इशू ट्रीट करते हैं।
80 यूनिट, तो 80 तो फिर ये 30 यूनिट तो पूरा इशू हो जाएगा 4 रुपये वाला मतलब, और ये 250 में से 50 यूनिट 5 रुपये वाला, 30 पूरा चला गया, 250 में से 50 चला गया, बचा 200 यूनिट 5 वाला, 1000 का माल बचा है, एक ही लॉट का माल बचा है। अब आगे लास्ट में 30 को हम लोगों ने 30 दिसंबर को हम लोगों ने इशू कर दिया है 100 यूनिट। 30 दिसंबर को हम लोगों ने 100 यूनिट इशू कर दिया है, एक ही तरह का माल है, एक ही लॉट का माल है। 200 में से 100 यूनिट इशू कर दिया तो 100 यूनिट बचा रह जाएगा 5 रुपये वाला, 100 रुपये का माल, सॉरी 500 का माल बचा रहेगा। ये हो जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। 500 रुपये का माल, 5 रुपये वाला माल हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। चलो जी, फिर ये हमारा स्टोर लेजर बनकर तैयार है। चलो जी, तो हम लोगों ने देख लिया कि नॉर्मल वेस्टेज को जो है, देखिए 25 नॉर्मल वेस्टेज का ट्रीटमेंट हम लोगों ने देखिए ऐसे किया है ना, और एबनॉर्मल वेस्टेज जो 28 को आप देख रहे हैं, इसमें हम लोगों ने ऐसे किया है। इसमें हम लोगों ने इशू ट्रीट कर दिया है, कोई भी लफड़ा ही नहीं है इसमें, तो बिल्कुल नॉर्मल वाले में हम लोगों ने नया काम किया है। क्या किया है जी कि 720 रुपये का माल बचा था, 230 यूनिट बचा था, डिवाइड कर दिया 3 रुपया 13 पैसा का पर यूनिट माल हो गया। कॉस्ट जो 3 रुपया पर यूनिट वाला था वो बढ़ करके अभी आपका 3 रुपया 13 पैसा वाला हो गया है। यही इसका डिफरेंस देखने को हम लोग को मिलता है। चलो जी, आप फटाफट से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। पहले जो नोट्स वाले थे उनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ऑब्सोलेशंस का ले लो स्क्रीनशॉट। ऑब्सोलेशंस के बाद ये नंबर 3 और 4 डिफेक्टिव्स और स्पॉयलेज का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, फिर नेक्स्ट पेज में है जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे आज समझना। चलो जी, पहले तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद टाइप्स ऑफ वेस्टेज वगैरह सारा आ जाएगा नेक्स्ट टाइम। चलो, तो आज हम लोगों ने नॉर्मल और अबनॉर्मल वेस्टेज होने के जो 5 रीजंस थे हम लोगों ने उस पर चर्चा किया। एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया, ट्रीटमेंट भी हम लोगों ने देख लिया। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। अब हमारा बच गया है एक लास्ट टॉपिक, अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और स्टॉक। उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे लेजर अकाउंट पर क्या पड़ता है, हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही हम लोग करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, ओके, टेक केयर, बाय।